सो एवरीवन वेलकम बैक। तो यहाँ पे रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 3 एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न हियर कूलम्स लॉ। क्लियर? आपने सुना होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ रहता है कूलम्स लॉ। एंड ये वाले लेक्चर में जितनी भी डिटेल होगी कूलम्स लॉ के रिलेटेड यहाँ पे हम करेंगे। एंड साथ ही में नीट के क्वेश्चंस एंड आपके जे के बोर्ड्स के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं कूलम्स लॉ पे उनको हम करेंगे। स्पेशली डिराइवेशन तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ही, एंड साथ में जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं लास्ट 10 to 12 ईयर्स में कूलम्स लॉ पे उनको भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? डरना नहीं है आपको, खाली अपनी कॉपी या फिर नोट्स जो हैं उनको मेंटेन करना होगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ को। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चार्जेस के रिलेट। क्लियर? यानी कि लेक्चर नंबर 1 and 2 देयर वी सा कि चार्ज क्या होती है, चार्ज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एंड वी आल्सो सा हाउ देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। क्लियर? तो वो जो लेक्चर्स थे वो आपकी फाउंडेशन थे, वो आपके बिल्कुल फंडामेंटल्स डेवलप करते हैं। बट यहाँ से आपके बोर्ड का क्वेश्चन भी आएगा, यहाँ से आपके नीट का भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कूलम्स लॉ को डायरेक्ट बोर्ड में डिराइवेशन के फॉर्म में पूछा जाता है ऑलमोस्ट 5 मार्क या फिर 3 मार्क का। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ को। देखिए कूलम्स लॉ तो हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था चार्ज की प्रॉपर्टीज़। वहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था कि जो लाइक चार्जेस होती हैं, क्लियर, जो लाइक चार्जेस होती है, लाइक हमारे पास पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है, नेगेटिव एंड नेगेटिव है, ये क्या करती हैं, ये रिपेल करती हैं। ध्यान से सुनिए। क्लियर? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज यानी कि अनलाइक चार्जेस ये क्या करती हैं, ये अट्रैक्ट करती हैं। क्लियर? ये अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है यहाँ पे Q2। क्लियर? अब इनके बीच या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा। क्लियर? अब कितना अट्रैक्शन होगा, कितना रिपल्शन होगा, यानी कि अगर मैं निकालूं यहाँ पे हाउ मच अट्रैक्शन हाउ मच रिपल्शन, तो आई कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। तो यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड है या फिर मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे हम निकालते हैं अट्रैक्शन का या फिर रिपल्शन का। इन शॉर्ट फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा, दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स लग रहा है, इसको हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। पहला पॉइंट जो आप अपने ध्यान में रखेंगे, क्लियर, कूलम्स लॉ। वाई कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ की नीड क्या है? कूलम्स लॉ की नीड यही है कि हम फोर्स को निकालते हैं, उनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। किन का? चार्जेस के फोर्स का मैग्नीट्यूड। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम कूलम्स लॉ। तो आपको ऐसे ही डिराइवेशन करनी होगी जैसे मैं आपको दिखाऊंगा आपके बोर्ड में, क्योंकि 5 मार्क का पूछा जाता है। तो आपको पहले लिखना होगा कंसिडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एट अ डिस्टेंस आर इन वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। तो यहाँ पे आपको चार्जेस लेनी है। एक चार्ज है हमारे पास, देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ज ली, ये है Q1, एंड यहाँ पे एक और चार्ज मैंने ली, ये है Q2, एंड इनको कितनी दूरी पे मैंने रखा है, आर दूरी पे, इनकी डिस्टेंस आर, इन वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। अब वैक्यूम क्या है, फ्री स्पेस क्या है, आगे मैं आपको मेंशन करूंगा। क्लियर? फिलहाल आप याद रखिए कहाँ पे, वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में। देन आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 एट अ डिस्टेंस आर, पहली स्टेटमेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, या तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा अगर यहाँ पे डिफरेंट चार्जेस हैं, डिफरेंट नेचर है। अगर सेम नेचर है तो रिपल्शन होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, यानी कि जो फोर्स है यहाँ पे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2, यानी कि मल्टीपल में है Q1 एंड Q2 इनका प्रोडक्ट। क्लियर? तो जितनी जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स ज़्यादा होगा। लाइक यहाँ पे एक चार्ज है मेरे पास 3 कॉलम एंड एक है यहाँ पे 4 कॉलम, तो 3 एंड 4 कितना हो गया, 12। एक चार्ज है 3 कॉलम एंड अनदर चार्ज इज 5 कॉलम, तो 3 एंड 5 कितना हो गया, 15। तो इस केस में जो फोर्स होगा वो ग्रेटर होगा। क्लियर? ये वाले केस के कंपेरिजन में। देन according to Coulomb's law, statement number 2, force of attraction or repulsion is inversely proportional to square of distance between them। यानी कि जो डिस्टेंस है यहाँ पे, जो फोर्स है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस है यहाँ पे, डिस्टेंस का स्क्वायर हमें लेना है बट इनवर्स में। तो दिस इज ऑल कूलम्स लॉ, यही है कूलम्स लॉ। क्लियर? यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। क्लियर? तो ये है कूलम्स लॉ। नाउ आई कैन राइट इट एज, देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा अब
अगर मैं स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 को कंबाइन करूं, आई विल राइट जो एफ है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर। अब वी ऑल नो दैट जब भी हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी आती है हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं एंड यहाँ पे हम लगाएंगे कांस्टेंट के एंड प्रोपोर्शनलिटी को हटाया देन चार्ज Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर एंड ये है कूलम्स लॉ। यहाँ पे एफ किसके बराबर के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। अब ये जो के है ना यहाँ पे के यानी कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, इसको हम बोलेंगे कूलम्स कांस्टेंट। लाइक आपने ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा अपने 11th में, तो वहाँ पे हमने देखा जी आता है, जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी इसी लेक्चर में मैं आपको मेंशन करूँगा। देखिए के क्या है यहाँ पे, कूलम्स कांस्टेंट। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू लिखूँ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से, जो के है ना इसकी वैल्यू निकल आती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन नॉट। लाइक आप पढ़ते हो अल्फ़ा, बीटा हो गया, गामा हो गया, नीटा हो गया। क्लियर। इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो याद रखिए के किसके बराबर अब निकला 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड के की जो वैल्यू है ना इट इज़ टू बी नोटेड हियर 9 × 10⁹ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक न्यूमेरिकल में ये वैल्यू हमें नीड होगी। क्लियर। के की वैल्यू है 9 × 10⁹ एंड अगर मैं यहाँ पे के की यूनिट निकालूँ, देखिए यहाँ पे ये वाली इक्वेशन से मैं आपको रफली दिखाऊंगा यूनिट को कैसे निकाला जाता है। क्लियर। एंड जिन बच्चों को यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं निकालना आता है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। 11th क्लास के ऑलमोस्ट 5 लेक्चर्स में मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे यूनिट्स एंड डायमेंशंस को मैंने कवर किया है। आपके नीट JEE जितने भी क्वेश्चंस हैं वहाँ पे मैंने कवर किया है, बोर्ड के क्वेश्चंस को भी कवर किया है। जिन भी बच्चों का यूनिट्स एंड डायमेंशन वीक है वो वहाँ पे जाइए एंड लेक्चर्स को देखें, क्योंकि आपके 12th में भी यूनिट्स एंड डायमेंशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर इस साल 2020-22 का आप पेपर चेक करोगे, 2 क्वेश्चन आए थे यूनिट्स एंड डायमेंशन में एंड दोनों क्वेश्चन सलवा थे। क्लियर। तो देखिए 9 × 10⁹ अगर मैं इस इक्वेशन से के निकालूं तो के हमारे पास निकल के आएगा, के विल बी इक्वल टू FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। तो देखिए अगर मैं यूनिट निकालूं, फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर है डिस्टेंस यहाँ पे यानी कि यूनिट मीटर एंड पावर 2 हो गया मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 है चार्ज, Q2 भी है चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलम यानी कि कूलम इंटू कूलम हो गया कूलम स्क्वायर। तो जो यूनिट है के की यहाँ पे आई विल राइट इट एज 9 × 10⁹ एंड इसको मैं लिखूँगा किस में, यहाँ पे देखिए इसको मैं लिखूँगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम पावर -2 यानी कि पर कोलम स्क्वायर। ये है यूनिट किसके लिए यहाँ पे, ये है यूनिट फॉर के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि के की यूनिट हम कैसे यहाँ पे निकालते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखा, क्लियर, एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। क्या हम बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ एयर और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्लियर। यानी कि या तो मैं इसको बोलूँगा परमिटिविटी किसकी परमिटिविटी है, या फ्री स्पेस की या फिर एयर की या फिर वैक्यूम की। तो इन तीनों को यहाँ पे मैंने क्या किया, इन तीनों को यहाँ पे मैंने इक्वल लिया। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं फ्री स्पेस एयर एंड वैक्यूम को सेम बता रहा हूँ यहाँ पे। बट आपने बचपन में पढ़ा होगा कि वैक्यूम डिफरेंट होता है, एयर डिफरेंट होता है। तो सर यहाँ पे फंडा क्या है, देखिए यहाँ पे फंडा क्या है, अगर हम देखें वैक्यूम क्या है, क्लियर, वैक्यूम रफली मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो वैक्यूम होता है जहाँ पे पूरे मैटर को बाहर निकाला जाता है इंक्लूडिंग ईयर, यानी कि हम यहाँ पे ईयर को भी बाहर निकालते हैं। यानी कि वैक्यूम डिफरेंट है, ईयर डिफरेंट है। क्लियर। उसको हम बोलते हैं, हमने क्या क्रिएट किया, हमने यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया। बट यहाँ पे मैं वैक्यूम को इक्वल टू ईयर क्यों लिख रहा हूँ या फिर इक्वल टू फ्री स्पेस क्यों लिख रहा हूँ, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपके चार्जेस के चैप्टर में या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर जहाँ पे भी चार्ज आएगी वहाँ पे आपको मान के चलना होगा, वैक्यूम हो या एयर हो या फ्री स्पेस हो।
क्लियर, वैक्यूम हो, एयर हो या फ्री स्पेस हो, इन तीनों को हम सेम लेके चलेंगे, यानी कि दीज थ्री आर इक्वल। क्या है, तीनों है सेम यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर होता है, इनका जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर होता है तीनों का, दैट इज सेम। चाहे वैक्यूम को आप उठाओ, ईयर को उठाओ या फिर फ्री स्पेस को उठाओ, तो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर तीनों का सेम है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ तीनों की जो परमिटिविटी है दैट इज सेम, यानी कि तीनों के लिए जो परमिटिविटी है दैट इज सेम। इसलिए यानी यहाँ पे मैंने लिखा एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ ईयर और वैक्यूम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम आगे जाकर देखेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो मीडियम होता है इट इज़ डिफरेंट, मीडियम एक डिफरेंट चीज़ है किनके कंपैरिजन में, वैक्यूम, ईयर एंड फ्री स्पेस। यानी कि याद रखेंगे आप, जहाँ पे भी अब ईयर आएगा आपको मान के चलना होगा यहाँ पे फ्री स्पेस भी है एंड वैक्यूम भी है। क्लियर? तो जितने भी हमारे चार्ज के चैप्टर्स होंगे, वैक्यूम, ईयर एंड फ्री स्पेस को हम सेम लेके चलेंगे। क्लियर? अपने दिमाग में इन चीज़ों को बिठाओ। अगर आपको रफली भी लिखना है तो रफली भी लिख सकते हो। क्लियर? जो मीडियम है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, अभी मीडियम पे भी हम आएंगे। क्लियर? तो ये हो गया फंडा किसका यहाँ पे, वैक्यूम, ईयर एंड फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट मैंने बोला ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू हमने निकाली, एक्सपेरिमेंटली इनको निकाला जाता है 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁹9। अब ये जो f की वैल्यू हमने निकाली इसमें हम k का वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए, नाउ कंटिन्यूइंग, तो आई कैन राइट एफ एस, एफ के लिए मैं एक और इक्वेशन लिख सकता हूँ यहाँ पे, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो दिस इज अगेन कूलम्स लॉ। क्लियर? तो ये इक्वेशन भी किसके लिए है, कूलम्स लॉ के लिए। क्लियर? तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, और आप कहीं पे लिख सकते हो यहाँ पे F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो सेम थिंग। क्लियर? यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन ए, क्योंकि इसको मैं आगे जाकर यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू 10⁹9 भी Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दिस इज अगेन इक्वेशन फॉर एफ, क्योंकि के का वैल्यू है 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9। क्लियर? अब देखिए, एप्सिलॉन नॉट को मैंने बोला यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ईयर और वैक्यूम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड में भी एंड आपके नीट में भी, जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। पहले हम निकालेंगे यहाँ पे यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हम यहाँ पे निकालेंगे। देखिए, ये वाली इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, इक्वेशन ए का। तो इक्वेशन ए हमारे पास है एफ इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालूँ यही इक्वेशन से, तो एप्सिलॉन नॉट क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये इधर जाएगा, एफ नीचे आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/4 पाई डिवाइडेड बाई 1/f, क्योंकि f नीचे आया है यहाँ पे। क्लियर? एंड Q1 Q2 आर स्क्वायर तो यहीं पे है, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये निकलेगा एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे। अगर मैं अब यहाँ पे यूनिट निकालूँ किसके लिए, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के लिए, देखिए अगर मैं यहाँ पे यूनिट निकालूँ एप्सिलॉन नॉट के लिए, तो 1/4 पाई क्या है हमारे पास, इट इज़ अ कांस्टेंट, तो इसका यहाँ पे यूनिट नहीं आएगा। 1/f, एफ क्या है यहाँ पे फोर्स, यानी कि ये आएगा 1/न्यूटन, नीचे ऊपर है चार्ज Q1 Q2 यानी कि कूलम इंटू कूलम, वो हो गया कूलम स्क्वायर, डिवाइड बाई आर है डिस्टेंस यहाँ पे यानी कि मीटर स्क्वायर। तो आई कैन राइट इट एज यहाँ पे कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। क्लियर? तो दिस इज़ यूनिट फॉर यहाँ पे किसके लिए, यूनिट यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे कैसे निकाला। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट जो होता है इट इज़ कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड ये जो यूनिट है ना, इसको काफ़ी बार आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है। क्लियर? बोर्ड के लिए याद रखिएगा, एंड नीट में भी इसको पूछा जा चुका है। एंड नाउ डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जिन बच्चों को अगेन डायमेंशंस या यूनिट्स में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे लेक्चर्स देखिएगा, क्योंकि डायमेंशंस या यूनिट्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। देखिए, अब हम निकालेंगे डायमेंशन किसके लिए, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के लिए। लेट मी चेंज द कलर। तो देखिए, अब हमें डायमेंशन निकालने हैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के लिए।
एंड यही क्वेश्चन आपके JEE में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे है, नीचे क्या है हमारे पास, नीचे हमारे पास यहाँ पे F यानी कि फोर्स। यहाँ पे देखिए ये है यहाँ पे F मीनिंग यहाँ पे फोर्स। जो फोर्स है ना यहाँ पे 1/4 क्या है, कांस्टेंट, तो इसके डायमेंशन नहीं आएंगे। 1/F यानी कि यहाँ पे लेट मी एडजस्ट दी पेन, तो F के डायमेंशन क्या हैं, 1 यहाँ पे मैं लिखूँगा F के डायमेंशन, क्योंकि F नीचे है यहाँ पे, तो F के डायमेंशन है M1 L1 T-2। क्लियर, क्योंकि वी ऑल नो दैट जो फोर्स होता है, फोर्स के डायमेंशन होते हैं M1 L1 T-2, हर एक को पता होगा। एंड जो चार्ज है ना, चार्ज के डायमेंशन क्या है, A/T। एंड जो R है यहाँ पे डिस्टेंस, R के जो डायमेंशन होंगे दैट विल बी L। जिन बच्चों को ये पता नहीं है कि ये डायमेंशन कहाँ से आए, तो मैंने आपको बोला मेरे लेक्चर्स देखो। क्लियर, अब इन्हीं को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करूँगा। तो 1 को छोड़ो, F की जगह मैं M1 L1 T-2 लिखूँगा इनटू Q1 की जगह AT, तो Q1 की जगह AT इनटू यहाँ पे Q2 की जगह अगेन AT। एंड इनको क्या करना होता है, इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखना होता है। क्लियर, डिवाइडेड बाय R, यहाँ पे R की जगह L बट R का पावर 2 यानी कि L² यहाँ पे। क्लियर, तो आई कैन राइट इट एज ऊपर A² T²। क्लियर, नीचे देखिए M1 L1 एंड L2 हो गया L3 डिवाइडेड बाय T-2। एंड जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा M-1 L की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा L-3, T की पावर -2 जब ये ऊपर जाएगा ये बनेगा +2। एंड यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो T यहाँ पे +2 एंड +2 क्या बनेगा, T⁴ एंड A⁴ यहाँ पे। दो दिस इज डायमेंशन किसके लिए, यहाँ पे ये बनेगी डायमेंशन यहाँ पे ε0 के लिए। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, M-1 L-3 T⁴ A²। तो देखिए यहाँ पे, तो हमने डायमेंशन निकाले यहाँ पे किसके, ε0 के। तो डायमेंशन ऑफ ε0 क्या आए हमारे पास, अब देखिए डायमेंशंस क्या आए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। डायमेंशंस हमारे पास आए M-1 L-3 T⁴ A²। क्लियर, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए ये वाला क्वेश्चन JEE 2013 ε0, let ε0 denotes the dimensional formula of the permittivity of vacuum if M mass, L length, T time, A electric current, then ε0 के डायमेंशंस आपको निकालने थे। एंड देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर, तो इसका जो आंसर रहेगा इट विल बी M-1 L-3 T⁴ A²। तो देखिए M-1 L-3 T⁴ A²। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ ε0। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे जाकर जितने भी हमारे लेक्चर्स आएंगे जहाँ पे भी डायमेंशन एंड यूनिट आएगा आपको खुद निकालना होगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए आप, तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी देखा, क्या क्या हमने देखा फिलहाल, फोर्स की इक्वेशन Q1 Q2 R², K का वैल्यू 1/4 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम। एंड ये जो वैल्यू निकल के आता है ना 9 × 10⁹, ये कहाँ से निकल के आता है, देखिए जो ε0 है ना, अगर मैं ε0 की बात करूँ यहाँ पे, देखिए जो ε0 है हमारे पास, ε0 की वैल्यू होती है, क्लियर, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू यहाँ पे 10⁻⁻12। यूनिट क्या आया, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये वैल्यू कहाँ पे होती है, ये वैल्यू ईयर के लिए होती है, किसका, ε0 का। यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एंड ये वैल्यू आपको याद रखना है, इसका आपको रट्टा मारना है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एंड 9 इंटू 10⁻9, इनको आपको रट्टा मारना होगा। एंड इसी वैल्यू को जब हम 8.85 इंटू 10⁻⁻12 को किस में पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए K का वैल्यू
1/4 पाई 1/4 इंटू 3.14 इंटू यहाँ पे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये निकल के आता है 9 इंटू 10⁻9। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये वैल्यू कहाँ से निकल के आता है, 9 इंटू 10⁻9। अब देखिए, आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा, क्लियर, आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं आपको मेंशन करता हूँ रफली, ध्यान रखिए, रफली मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। हमने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होता है कहाँ पे, 11th में। वहाँ पे हम पढ़ते हैं जो F होता है, F इज इक्वल टू G m1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, m1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्लियर। वहाँ पे हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल लॉ, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। जो G होता है, G को हम बोलते हैं, G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, क्लियर। एंड G की जो वैल्यू होती है इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11, क्लियर, G की वैल्यू। अच्छा, अगर मैं यूनिट यहाँ पे लिखूँ तो G यहाँ पे रहेगा, आर स्क्वायर इधर जाएगा, तो F का यूनिट होगा न्यूटन, आर स्क्वायर होगा मल्टीपल मीटर स्क्वायर, m1 m2 नीचे आएगा डिवाइड बाई kg स्क्वायर, क्लियर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये है यूनिट के लिए G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे हम G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, इसका पॉइंट है अभी, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, अभी आएगा इसका पॉइंट। G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या हम बोलते हैं G को? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्लियर। अब देखिए, G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्योंकि अगर आप ये फोर्स निकालोगे कहाँ पे, ईयर में या फिर किसी और मीडियम में, यानी कि वाटर हो गया, मरकुरी हो गया, ये है डिफरेंट मीडियम हमारे पास, तो जो F का वैल्यू होगा वो सेम होगा, क्लियर। यानी कि मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो G की वैल्यू रहेगी एक्चुअल में वो सेम रहेगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, चाहे आप ईयर में अपना एक्सपेरिमेंट करो, वाटर में करो या फिर मरकरी में, किसी भी और मीडियम में अगर आप देखोगे फोर्स निकालोगे तो G की वैल्यू सेम रहेगी। इसीलिए G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि इट इज़ सेम फॉर एवरी मीडियम। जितने भी मीडियम हमारे पास होंगे हर एक में जो G का वैल्यू है इसको हम सेम लेते हैं, इसलिए हम बोलते हैं G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बट अब आते हैं हम अपनी इक्वेशन पे। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे K को निकाला, अभी हमने यहाँ पे K को बोला K है कूलम्ब्स कांस्टेंट। हमने इसको क्यों नहीं बोला यूनिवर्सल कूलम्ब्स कांस्टेंट, क्योंकि जो K है ना, इट इज़ वैल्यू इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, क्योंकि यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट आता है इसका वैल्यू चेंज होता है, इसका वैल्यू मीडियम में एप्सिलॉन बनता है। इसीलिए यानी कि अगर मैं दो चार्जेस को कहाँ पे ले जाऊँ, अभी हम देख रहे थे जो भी हमने इक्वेशन ऊपर निकाली, इनको हमने कहाँ पे देखा, इनको हमने ईयर में देखा, या फिर मैंने बोला फ्री स्पेस, या फिर मैंने बोला वैक्यूम। यानी कि ऊपर जो हमने फोर्स की इक्वेशन निकाली, जो हमने फोर्स की इक्वेशन निकाली, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हमने कहाँ पे निकाली, ईयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम में। यानी कि जब हमने दो चार्जेस के बीच में क्या रखा, हमने ईयर रखा, क्लियर, Q1 Q2, यानी कि जो आर डिस्टेंस पे चार्जेस हैं तो इनके बीच हमने ईयर रखा। अब अगर इन चार्जेस को मैं कहाँ पे ले जाऊँ, ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2, अच्छे से समझिए। अब अगर मैं इनको ले जाऊं कहाँ पे, वाटर में, इन चार्जेस को, एंड डिस्टेंस आर पे रखूं, क्या फोर्स सेम निकल के आएगा? नो, फोर्स यहाँ पे सेम नहीं निकल के आएगा, क्लियर, फोर्स विल बी डिफरेंट। एंड इसलिए हम मीडियम में भी यहाँ पे अलग से कैलकुलेशन करते हैं एंड अलग से यहाँ पे इक्वेशन निकालते हैं यहाँ पे फोर्स के लिए, क्लियर। नाउ अब हम आएंगे मीडियम में, दैट इज वाई आई मैंशनड यू हियर। तो इसलिए मैंने आपको मेंशन किया कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो हर एक मीडियम के लिए सेम होता है, बट K का वैल्यू डिफरेंट होता है डिफरेंट मीडियम्स के लिए। एक्चुअली यहाँ पे इक्वेशन में चेंज आती है। तो ऊपर जो हमने इक्वेशन निकाली, क्लियर, F की, इसको मैं बोल सकता हूँ फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन ईयर, एफ वी मैं इसको लिख सकता हूँ, और एफ किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, जब हम मीडियम में इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो हमारे पास मीडियम के लिए जो इक्वेशन निकल के आती है, लेट मैं लिखूँगा फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे खाली एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर,
एंड ये जो एप्सिलॉन होता है ये आप लिखेंगे, एंड ये इस साइड में मैं जो लिख रहा हूँ ये है रफ, क्लियर, रफ वर्क। चाहे आप इसको भी लिखो अपने कॉपी के साइड में, कोई फ़र्क नहीं। तो देखिए फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो जो एप्सिलॉन है यहाँ पे, तो ये इक्वेशन आप कहाँ पे यूज़ करोगे, ये मीडियम के लिए आप यूज़ करोगे। ऊपर वाली इक्वेशन खाली वैक्यूम या फिर ईयर में या फिर फ्री स्पेस में, ये वाली इक्वेशन कहाँ पे आप यूज़ करोगे, मीडियम में। एंड जो एप्सिलॉन है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ऊपर जो एप्सिलॉन नॉट था उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ ईयर, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, बट हियर इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसलिए मैंने आपको मेंशन किया था मीडियम एक डिफरेंट चीज़ है एंड ईयर वैक्यूम स्पेस को हम सेम यहाँ पे लेके चलेंगे। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आता है, क्लियर आ रहा होगा यहाँ पे। अब देखिए ये जो एप्सिलॉन है यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्लियर, ये क्या करता है, ये यहाँ पे अपनी जो फील्ड है ना, इसको यहाँ पे क्या करता है, अपनी फील्ड को परमिट करता है। एंड जो दो चार्जेस है हमारे पास Q1 एंड Q2, उनका जो इंट्रैक्शन है ना, उनके इंट्रैक्शन को डिक्रीज करता है, यानी कि उनका जो फोर्स है ना, इसको यहाँ पे डिक्रीज करता है, यानी कि उनके बीच अट्रैक्शन और रिपल्शन कम करता है। कौन, एप्सिलॉन, क्लियर, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एंड इसके लिए एक डेफिनेशन है यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे लिखाऊंगा, क्लियर, क्योंकि डेफिनेशन से ज़्यादा आपको क्लियर होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी के लिए ये है डेफिनेशन, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, विच स्टैंडर्ड्स to reduce इंट्रैक्शन मीनिंग यहाँ पे फोर्स, रिपल्शन और अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस। तो ये है डेफिनेशन किसके लिए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम के लिए। अगर आपसे कोई पूछे परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है, तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच स्टैंडर्स टू रिड्यूस इंट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस, यानी कि दो चार्जेस हैं यहाँ पे, इनके बीच जो फोर्स है ना वो यहाँ पे कम हो रहा है, यानी कि इंट्रैक्शन मीनिंग फोर्स यहाँ पे, या यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्शन यहाँ पे कम हो रहा है, एंड अपनी फील्ड को ये परमिट करता है यहाँ पे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म आएगी अभी, एंड तब जाके आपको इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, इसको मैं नाम दूंगा यहाँ पे इक्वेशन बी, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी आपको अच्छे से यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगी। देखिए ये है इक्वेशन बी, ए यहाँ पे फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन ईयर किसके बराबर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एंड ये इक्वेशन मीडियम में फोर्स इन मीडियम 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इनके बीच जो डिफरेंस है वो अभी आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पे एक और टर्म को मैं लाऊंगा, एंड दिस टर्म इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, relative permittivity denoted by epsilon r, relative permittivity denoted by epsilon r। बिफोर दिस रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, जो हमने यहाँ पे फोर्स की इक्वेशन निकाली ओरिजिनल में, एंड ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे, क्लियर। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिखाता हूँ, जो हमने लिखा यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप बोलिए मुझे, देखिए यहाँ पे आप बोलिए मुझे, इस इक्वेशन को यहाँ पे आप कॉपी पे नोट डाउन करोगे ये चीज़ें, क्लियर। जो एफ है, एफ डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे हम लिखेंगे जो फोर्स है ना ये किस पे डिपेंडेंट है, एफ डिपेंड्स ऑन, एफ डिपेंड्स ऑन, ये कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, फोर्स किस पे डिपेंडेंट है। पहला एफ डिपेंड्स ऑन, पहला हमने देखा यहाँ पे अमाउंट या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, क्योंकि एफ जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि कूलम खुद आपसे बोल रहा है कि जो एफ है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो जो एफ है ये किस पे डिपेंडेंट है, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस का जितना यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना फोर्स ज़्यादा होगा। क्लियर, यानी कि जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा, लेट एक चार्ज है 3 कूलम, दूसरा यहाँ पे 4, एंड एक और पेयर में एक चार्ज है 3 कूलम एंड एक है 6 कूलम, तो 3 इंटू 6 बनेगा 18, 3 इंटू 4 बनेगा 12, तो यहाँ पे इस केस में फोर्स ज़्यादा होगा। क्लियर, तो जितना मैग्नीट्यूड चार्जेस का ज़्यादा होगा उतना फोर्स ज़्यादा होगा। सेकंड टर्म यहाँ पे, दूसरा किस पे डिपेंडेंट है फोर्स यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, एंड ये कंडीशन जो है ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, क्योंकि हमने देखा कूलम खुद बोल रहा है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि अगर दो चार्जेस 2 मीटर की दूरी पे हैं एंड इनको हम अब रखेंगे 4 मीटर की दूरी पे, तो जो फोर्स है ना इस कंडीशन में कम होगा, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा। क्लियर, यानी कि जितनी चार्जेस करीब होंगी उतना फोर्स ज़्यादा होगा, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये किस पे डिपेंडेंट है फोर्स यहाँ पे, मीडियम बिटवीन चार्जेस। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, यानी कि चार्जेस के बीच में जो मीडियम है ना ये भी इफेक्ट करता है फोर्स को। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो ग्रेविटेशनल लॉ है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, वहाँ पे अगर हम दो मैस के बीच में वाटर रखें, एयर रखें, मरकरी रखें, फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर हम दो चार्जेस के बीच में अगर एयर लाएं या फिर वाटर लाएं तो इस केस में फोर्स अलग होगा एंड इस केस में यहाँ पे फोर्स अलग होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम पहले एयर को लाएं फिर वाटर को लाएं, जो फोर्स होगा वो अलग होगा। इसीलिए हम बोलते हैं एफ डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन द चार्जेस। तो इन 3 पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिखिए, नोट डाउन कीजिए अच्छे से। क्लियर, बाकी जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये है रफली। क्लियर, इतने पॉइंट्स आपने यहाँ पे नोट डाउन किए होंगे। अब हम आएंगे नीचे किस पे, रिलेटिव परमिटिविटी पे। अब देखिए रिलेटिव पॉइंट टू बी नोटेड यार, ध्यान रखिए। जहाँ पे भी टर्म रिलेटिव आती है तो याद रखिएगा, जहाँ पे भी टर्म रिलेटिव आती है तो जब भी टर्म आएगी रिलेटिव, क्या आएगी टर्म रिलेटिव, तो रिलेटिव यहाँ पे रेशियो में आएगी। रिलेटिव टर्म जब भी आएगी तो यहाँ पे आपको रेशियो निकालना होगा। एंड रेशियो किनका निकालना होगा, यहाँ पे रेशियो फॉर सेम क्वांटिटीज होता है जब भी रिलेटिव आती है। आपने 11th में पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी, कहाँ पे, फ्लूइड्स में। रिलेटिव डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं जी से। रिलेटिव डेंसिटी को हम वहाँ पे लिखते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी। तो जब भी रिलेटिव टर्म आएगी तो आप मानिए कि रेशियो में जो क्वांटिटीज होंगी वो सेम होंगी, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी। तो अगर यहाँ पे हम यूनिट निकालें, यहाँ पे नो यूनिट हम लिखते हैं, फिर नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, क्योंकि डेंसिटी ऊपर भी नीचे भी डेंसिटी। तो रिलेटिव टर्म जब भी आती है यहाँ पे प्योर मैथमेटिकल वैल्यू निकाला जाता है। फिर हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इतना, क्लियर, एंड किसी और मीडियम के लिए इतना, क्लियर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा रिलेटिव टर्म में तो वो आता है प्योर नंबर। इसलिए जब हम रिलेटिव परमिटिविटी निकालेंगे तो जहाँ जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वो प्योर नंबर आएगा, यूनिट के साथ नहीं आएगा, विदाउट यूनिट आएगा। क्लियर, रिलेटिव परमिटिविटी आई होप आपको क्लियर होगा। जब भी टर्म रिलेटिव आती है तो सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो होता है। एंड इसको एक और नाम दिया जाता है, किसको, रिलेटिव परमिटिविटी को। इसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी। क्या बोला जाता है, डाई इलेक्ट्रिक, और इसको मैं लिख सकता हूँ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इसको रिलेटिव परमिटिविटी को, चाहे मैं रिलेटिव परमिटिविटी लिखूं या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिखूं, दैट इज सेम थिंग। अब देखिए पहले मैं यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन लिखता हूँ। तो इट इज़ डिफाइंड एज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। एंड इस साल मुझे लगता है आपका जो बोर्ड का पेपर है वो कुछ अलग ही लेवल का दिखेगा अब आपको। क्लियर, क्योंकि अब हमारा जो मार्च टू मार्च सेशन हुआ है, अब आई थिंक आपको कुछ CBSE क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एंड जितना भी यहाँ पे मेरा कोर्स रहेगा CBSE नीट जितने भी क्वेश्चन आए होंगे उनको मैं आपको कराऊंगा। क्लियर, एंड JK बोर्ड्स के क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम करेंगे ही यहाँ पे। इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स between two charges रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम, ध्यान रखिए इन वैक्यूम, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, इन वैक्यूम टू दी
फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इन मीडियम। तो देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स। अभी मैंने आपको बोला जब भी रिलेटिव टर्म आएगी तो दो सेम चीज़ों का रेशियो होगा, क्लियर, यानी कि एक ही क्वांटिटी का रेशियो होगा। इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू दी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। तो यहाँ पे जो रेशियो है ये किसका रेशियो है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, एप्सिलॉन आर, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी हम निकालते हैं, एप्सिलॉन आर, और मैं लिखूंगा के, किसके बराबर है, फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। तो दिस इज डेफिनेशन फॉर किसके लिए, एप्सिलॉन आर के लिए। तो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन एयर, देखिए यहाँ पे एक और इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगी। फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन एयर किसके बराबर है, ऑलरेडी हमने इक्वेशन ए में निकाला था। देखिए एक बार फिर मैं आपको ले चलूँगा, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फोर्स इन मीडियम 1/4 बाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एक और इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगी के लिए, यानी कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी के लिए। तो एफ वी की जगह मैं लिखूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ पे है होल डिवाइड बाई फोर्स इन मीडियम कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये वाली टर्म गई, ये गई, 1/4 पाई भी गया, 1/4 पाई भी गया, ऊपर बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, नीचे बचा 1/एप्सिलॉन। तो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास जो एप्सिलॉन आर या फिर के जो है वो निकल के आता है, एप्सिलॉन ऊपर जाएगा एंड नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट। ये है एक और इक्वेशन, क्लियर। एंड इसको भी काफ़ी बार न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है, एप्सिलॉन आर किसके बराबर है यहाँ पे, या फिर के, और मैं लिखूँगा के और एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। तो इसको मैं रखूँगा यहाँ पे नाम इक्वेशन 2। अब देखिए, जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, के इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई फोर्स इन मीडियम, क्लियर। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, इसकी सिग्निफिकेंस को यहाँ पे समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। किसकी, यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है या फिर के को मैं लिखूँगा, इन शॉर्ट यहाँ पे के लिखूँगा मैं, के किसके बराबर है, फोर्स इन वैक्यूम या फिर फोर्स इन ईयर, इसको हम फोर्स इन ईयर भी लिख सकते हैं, और इसको मैं इन शॉर्ट लिखूँगा एफ डिवाइड बाई एफ एम, दैट इज सेम, चाहे मैं ये एक्सप्रेशन लिखूँ या फिर ये, दैट इज सेम। अब अगर मुझे मीडियम में फोर्स निकालना है तो देखिए, फोर्स इन मीडियम किसके बराबर होगा, फोर्स इन मीडियम विल बी, के नीचे आएगा, इट विल बी 1/k इंटू फोर्स इन वैक्यूम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली इक्वेशन की सिग्निफिकेंस, यानी कि फोर्स इन मीडियम जो होगा इट विल बी 1/k टाइम्स लेसर देन फोर्स इन वैक्यूम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। यानी कि देयरफॉर इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है, देखिए अगर के का वैल्यू कुछ होगा, क्लियर, के का वैल्यू कुछ होगा, फोर्स इन वैक्यूम हमने निकाला होगा, के का वैल्यू कुछ होगा, इसको हम डिवाइड करना है, यानी कि फोर्स इन मीडियम जो होगा इट विल बी ऑलवेज, फोर्स इन मीडियम विल बी लेस देन फोर्स इन वैक्यूम, देन फोर्स इन वैक्यूम या फिर फोर्स इन एयर। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, क्लियर, इस इक्वेशन से। तो मैं बोलूँगा जो फोर्स इन मीडियम है ना, इट विल बी लेस देन फोर्स इन वैक्यूम। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। यानी कि जब हम दो चार्जेस को, हमने यहाँ पे चार्ज Q1 रखी एंड Q2 रखी यहाँ पे, क्लियर, Q1 Q2, इनके बीच हमने ईयर रखा है, हमने यहाँ पे फोर्स निकाला, क्लियर, लेट हमने यहाँ पे फोर्स निकाला, ये फोर्स कुछ निकला। अब अगर इन दो चार्जेस को हम उठाएंगे एंड यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे, अब वाटर में, अब जो फोर्स निकलेगा ना ये कम निकलेगा, क्लियर, ये काफ़ी कम निकलेगा किसके कंपैरिजन में, जब हमने ईयर में निकाला। कितना कम निकलेगा, 1/k टाइम्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, 1/k टाइम्स, क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ वैल्यूज़ देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो। यहाँ पे देखिए, जो एप्सिलॉन आर है और के है इसके वैल्यूज़ हैं कुछ,
क्लियर। पहला वैल्यू जो आप याद रखेंगे 1, देन आप रखेंगे 1.003, देन आप याद रखेंगे 81। क्लियर। जो 1 है ना ये किसके लिए है, ईयर के लिए, एप्सिलॉन आर का वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। एंड 1.003 ये किसके लिए है, अच्छा ये है वैक्यूम के लिए, ये है वैक्यूम के लिए 1, एंड ये है किसके लिए, ईयर के लिए, एंड ये 81 किसके लिए है, वाटर के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वैल्यूज़। अब ये वाली इक्वेशन में फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/k इंटू फोर्स इन वैक्यूम। अब यहाँ पे अगर आप लेट वाटर का हम चेक करेंगे, यहाँ पे हम चेक करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेक हम लगाएंगे। तो मैंने बोला फोर्स इन मीडियम किसके बराबर है, 1/k इंटू फोर्स इन वैक्यूम। लेट अब अगर हमारे पास k किसके बराबर है, 81 फॉर वाटर, 81 फॉर वाटर, तो वाटर का हम चेक करेंगे ईयर के साथ फोर्स। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा फोर्स इन वाटर किसके बराबर है, 1/k, 1/81 इंटू फोर्स इन वैक्यूम, वैक्यूम मीनिंग यहाँ पे फोर्स इन ईयर। तो फोर्स इन वाटर जो है ये कितना कम है, ये है 1, ये है 81 टाइम्स लेसर देन फोर्स इन ईयर। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। यानी कि जो वाटर है ना ये फोर्स को डिक्रीज करता है, कितना डिक्रीज करता है, 81 टाइम्स, क्लियर। तो पॉइंट टू बी नोटेड हियर, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, काफी इंपॉर्टेंट। फोर्स इन वाटर between two charges, between two charges will be lesser than force in air between two charges by how much times, by 81 times। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि जो वाटर में फोर्स है ना वो डिक्रीज होता है, एंड कितना डिक्रीज होता है, 81 टाइम्स देन दैट ऑफ फोर्स इन ईयर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड यही सिग्निफिकेंस है ये वाली इक्वेशन की, क्लियर, यही सिग्निफिकेंस है ये वाली इक्वेशन की। एंड यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा एंड यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखिए पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एप्सिलॉन आर हमने निकाला एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर हमने एप्सिलॉन आर या के निकाला फोर्स इन वैक्यूम या फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। एंड इस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस यहाँ पे मैंने आपको दिखाई कि 2 मीडियम्स का हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर किसी भी मीडियम का कंपैरिजन कर सकते हैं विथ ईयर, क्लियर। तो हमने देखा किसी भी मीडियम में जो फोर्स होगा दैट विल बी लेस देन फोर्स इन ईयर, एंड ये वैल्यूज़ को हमने देखा। एंड यहाँ पे हमने वाटर का पुट किया, तो यहाँ पे हमें निकला कि जो वाटर में फोर्स होगा इट विल बी 81 टाइम्स लेसर देन दैट ऑफ ईयर। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखिए, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हेन ईयर इज रिप्लेस्ड बाय ड्राई इलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है, देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारे पास 2 चार्जेस हैं Q1 Q2, एंड इनके बीच पहले क्या था, इनके बीच ईयर था। व्हेन ईयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर हम मीडियम को लाते हैं, क्या लाते हैं, मीडियम को, तो अभी मैंने आपको मेंशन किया जो फोर्स इन मीडियम होता है दैट इज़ 1/k टाइम्स फोर्स इन ईयर या फिर फोर्स इन वैक्यूम, यानी कि 1/k टाइम्स वो कम होता है। तो ये बोल रहा है मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज, तो डिक्रीज होगा, यानी कि फोर्स इन मीडियम डिक्रीज होगा, क्लियर। यानी कि ईयर में ज़्यादा फोर्स होगा, मीडियम में कम होगा। अब कितना कम होगा, कितना डिक्रीज होगा, इट विल डिक्रीज k टाइम्स। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन आपके नीट में, JKCT एंड AMU डिफरेंट एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो डिक्रीज होगा, यानी कि फोर्स इन मीडियम डिक्रीज होगा। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, फोर्स इन मीडियम ऑलरेडी मैंने आपको नोट कराया, फोर्स इन मीडियम डिक्रीजेस, फोर्स इन मीडियम डिक्रीजेस बाय k टाइम्स, बाय k टाइम्स, क्लियर, देन दैट ऑफ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक और क्वेश्चन, अब देखिए ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो, जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना उतनी जो थ्योरी है ना, थ्योरी की क्लैरिटी होती है। देखिए एक और क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस इन ईयर, क्लियर, 2 चार्जेस के बीच में, कहाँ पे, ईयर में, जो फोर्स है यानी कि फोर्स इन ईयर और फोर्स इन वैक्यूम कितना है, 40 न्यूटन। सॉल्यूशन यहाँ पे,
इफ द स्पेस बिटवीन दिम इज फिल्ड विद गिलास। अब हमने क्या किया, अब हमने इनके बीच गिलास लाए, यानी कि पहले जो चार्जेस थी Q1 एंड Q2, इनके बीच था ईयर, क्लियर, एंड जो फोर्स लग रही थी दैट वाज 14 न्यूटन। अब हमने क्या किया, अब इन दो चार्जेस के बीच में हमने क्या रखा, गिलास रखा Q1 Q2, एंड जो गिलास की रिलेटिव परमिटिविटी है या फिर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ये आपको दिया गया है 8, क्लियर। ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया के और एप्सिलॉन आर का जो यूनिट होगा वो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, क्लियर। तो यहाँ पे 8 आपको बताना है व्हाट विल बी दी फोर्स, कहाँ पे, जब हमने इनके बीच गिलास लाया, आपको बताना है फोर्स कितना है, क्लियर। जब ईयर था तो फोर्स था 40 न्यूटन, जब गिलास से फोर्स कितना होगा, एंड हमें दिया है कि जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है या फिर रिलेटिव परमिटिविटी है गिलास की, दैट इज 8। तो सिंपली हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, जो के है या फिर एप्सिलॉन आर है, दैट इज इक्वल टू फोर्स इन ईयर और वैक्यूम डिवाइड बाई फोर्स इन मीडियम। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जो फोर्स इन मीडियम होगा, देखिए फोर्स इन मीडियम होगा दैट विल बी किसके बराबर, दैट विल बी 1/k इंटू फोर्स इन ईयर या फिर वैक्यूम। तो इट विल बी 1/k, 1/8 इंटू यहाँ पे फोर्स कितना 40, तो 40 डिवाइड बाई 8 वो निकलेगा 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, एंड इस टाइप के क्वेश्चन CBSE में ऑलमोस्ट 5 to 8 टाइम्स ऑलरेडी आ चुका है। वहाँ पे आपको फोर्स इन ईयर दिया रखा जाएगा, एंड आपको यहाँ पे कोई भी मीडियम बोला जाएगा, एंड वहाँ पे उसका वैल्यू आपको दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन है जो अभी मैं देख रहा था, तो वहाँ पे CBSE का क्वेश्चन था, वहाँ पे दिया था फोर्स इन ईयर है 200 न्यूटन, कितना है 200 न्यूटन, एंड हमने यहाँ पे एक मीडियम लाया है जिसका जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है इट इज़ 10। तो आपको बोलना है फोर्स इन मीडियम क्या होगा, तो फोर्स इन मीडियम सिंपली होगा 200 डिवाइड बाई 10, क्लियर, 200 डिवाइड बाई 10, तो दैट इज़ 20 न्यूटन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मीडियम में जो फोर्स होता है वो कम होता है, क्लियर। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। तो देखिए अभी जो लेक्चर है ना, लेक्चर की लेंथ भी ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे वाइंड अप करूँगा। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपको क्या करूँगा, यहाँ पे हम देखेंगे हमने क्या किया अभी लेक्चर में। तो हमने पहले फोर्स निकाला, देखिए हमने निकाला फोर्स इन ईयर और फोर्स इन वैक्यूम, वो कितना निकला हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन। फिर हमने क्या किया, के का वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻9 या 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। एंड फिर हमने मीडियम के लिए इक्वेशन निकाली, मीडियम के लिए जो इक्वेशन निकल के आई वो निकल के आई 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये है मीडियम के लिए, क्लियर। एंड वहाँ पे फिर हमने देखा ER एप्सिलॉन आर और के, वो हमने देखा फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई फोर्स इन मीडियम। तो ये 3 इक्वेशन फिलहाल हमने देखी है ये वाले लेक्चर में। एंड जितने भी नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वहाँ पे हम बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्पेशली न्यूमेरिकल, उनको हम सॉल्व करेंगे। एंड फिर हम आएंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एंड सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ भी हम देखेंगे। तो चलिए मैं अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।